हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। दोस्तों, रोजगार और निर्माण का नया अंक प्रकाशित हो चुका है जो कि 16 मई से 22 मई 2022 तक का है। और इस वीडियो में हम इसी अंक का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहा इस हफ्ते। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी हैं, तो सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मेक श्योर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, स्पोर्ट्स यानी कि खेल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दिए हुए हैं, इन्हें देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2021 में किस महिला खिलाड़ी ने स्टटगार्ट ओपन का खिताब जीता था। तो सबसे पहले जो टूर्नामेंट है इसका नाम भी याद रखिएगा, स्टटगार्ट ओपन। ये एक टेनिस का टूर्नामेंट है, ठीक है, टेनिस का टूर्नामेंट है। और 2021 में इसे जीता था एशले बार्टी ने। एशले बार्टी कहाँ की हैं? ये ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में किस देश ने उबेर कप का खिताब जीता था। तो उबेर कप का खिताब जीता था 2020 में चाइना ने, यानी कि चीन ने। उबेर कप जो है ये आपका बैडमिंटन का टूर्नामेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने कितनी बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता है। तो ऑस्ट्रेलिया ने टोटल यहाँ पे 5 बार आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट जीता है। आगे बढ़ते हैं। मार्सेल जैकब्स, ये खिलाड़ी का नाम है। मार्सेल जैकब्स ने टोक्यो ओलंपिक में एथलेटिक्स की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर दौड़ में। फिर हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने वाले रॉस टेलर किस देश के खिलाड़ी हैं। तो ये जो रॉस टेलर हैं ये हैं आपके न्यूजीलैंड के खिलाड़ी, और हाल ही में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास लिया है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया था। तो 2011 का जो विश्व कप हुआ था इसमें युवराज सिंह को चुना गया था मैन ऑफ द टूर्नामेंट। युवराज सिंह आपका राइट आंसर है। 2011 का जो विश्व कप हुआ था ये हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था इंडिया में, और इसे जीता भी था इंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कितनी बार बैलोन डियोर अवार्ड जीता है। तो ये फुटबॉल का काफ़ी प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है बैलोन डियोर। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो कि दुनिया के नंबर 1 फुटबॉल प्लेयर हैं, इन्होंने कुल मिला के 5 बार इस अवार्ड को, इस सम्मान को जीता है। फिर इस वर्ष आईसीसी वुमेन क्रिकेट विश्व कप किस देश में खेला गया था। तो इस वर्ष ये टूर्नामेंट खेला गया था आपके न्यूजीलैंड में। जो आईसीसी महिलाओं का क्रिकेट विश्व कप था ये न्यूजीलैंड में खेला गया था इस साल। फिर अब वर्ष 2018 में बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, इसमें महिला एकल वर्ग में विजेता कौन बनी थी। तो इसमें विजेता बनी थी कैरोलिना मारिन, ठीक है। महिलाओं के एकल वर्ग की बात हो रही है 2018 के बैडमिंटन वर्ल्ड चैम्पियनशिप में, तो इसे यहाँ पे जीती थी कैरोलिना मारिन। फिर है डायना एशर स्मिथ, ये किस खेल में ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये प्रतिनिधित्व करती हैं एथलेटिक्स में ब्रिटेन का। फिर इस वर्ष ऑल इंग्लैंड चैंपियनशिप में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एक्सेल्सन। फिर है, किस क्रिकेटर के नाम T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। तो ये रिकॉर्ड है आपका रोहित शर्मा के नाम, इन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। फिर है, एशियन गेम्स 2018 में फुटबॉल में पुरुष वर्ग का स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। इसके बाद है, इस वर्ष बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस के विजेता कौन बने हैं। तो इसका राइट आंसर है चार्ल्स लेक्लर्क। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स ये आपकी F1 की रेस है, यानी कि फार्मूला 1 की रेस है, और इस साल जीते हैं चार्ल्स लेक्लर्क। नेक्स्ट है दीपक लाठेर। तो जो दीपक लाठेर हैं ये किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये भारोत्तोलन में प्रतिनिधित्व करते हैं भारत का दीपक लाठेर। इसके बाद है, इस वर्ष वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है स्पेन। स्पेन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021 में किस खिलाड़ी ने महिला वर्ग में इटालियन ओपन जीता था। तो 2021 में इटालियन ओपन जीता था, यहाँ पे देखिए जो आपका ईगा स्विएतेक हैं, इन्होंने, महिलाओं के वर्ग की बात हो रही है, तो 2021 में इटालियन ओपन जीती थी ईगा स्विएतेक ने। फिर वर्ष 2020 में किस खिलाड़ी को फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लूसी ब्राउनर्स को। ये 2020 में फीफा वुमेन प्लेयर ऑफ द ईयर चुनी गई थी। फिर ओलंपिक खेलों में हॉकी,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। ओलंपिक खेलों में हॉकी को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो हॉकी को शामिल किया गया था वर्ष 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी ने कितने टेस्ट मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60। फिर है एलेक्सिया पुटेलस। एलेक्सिया पुटेलस किस देश की दिग्गज महिला फुटबॉलर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन। फिर है, इनमें से किस देश ने 36 वर्ष के बाद फीफा वर्ल्ड कप में जगह बनाई है, क्वालिफाई किया है इस साल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा। इसके बाद है, इनमें से किस बल्लेबाज ने टेस्ट क्रिकेट में तिहरा शतक नहीं बनाया है? ध्यान से सुनिएगा, तिहरा शतक यानी कि 300 रनों की बात हो रही है। तो किस बल्लेबाज ने नहीं बनाया ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से देखिए। जो रूट ने 300 रन नहीं बनाए टेस्ट मैच में, इसके अलावा माइकल क्लार्क, अजहर अली और करुण नायर ये बना चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो रूट, जो कि इंग्लैंड के कप्तान थे कुछ दिनों पहले तक। फिर ओलंपिक चैंपियन तैराक इवगेनी रायलोव। इवगेनी रायलोव ये किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये प्रतिनिधित्व करते हैं रूस का। लास्ट क्वेश्चन है, राफेल नाडाल ने कितनी बार इंडियन वेल्स मास्टर्स टूर्नामेंट जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। इसके बाद देखते हैं चर्चा में कौन रहे पिछले हफ्ते। तो सबसे पहले हैं दीपिका पादुकोण। बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ये 75वें कांस फेस्टिवल की ज्यूरी बनी हैं, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। ये एकमात्र भारतीय अभिनेत्री बन गई हैं जिन्हें कांस फेस्टिवल में जूरी बनाया गया है, और 75वें कांस फेस्टिवल के लिए इन्हें हाल ही में जूरी बनाया गया है, दीपिका पादुकोण को। इसके बाद है इलियट टैनर। इलियट टैनर इन्होंने 13 वर्ष की उम्र में अभी हाल ही में स्नातक की डिग्री हासिल की है। तो ये 13 वर्षीय इलियट टैनर ये अमेरिका की रहने वाली है और इन्होंने मिनेसोटा यूनिवर्सिटी से विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की है, और 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने इस डिग्री को हासिल किया है, इसलिए इनका नाम अभी न्यूज़ में बना हुआ था। इसके बाद एक ब्लू डायमंड है जो कि हांगकांग में अभी हाल ही में 473 करोड़ रुपए में बिका है। तो हांगकांग में सोथबी की नीलामी में दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड है ये, जो कि 437 करोड़ रुपए में अभी हाल ही में बिका है। ठीक है, तो क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लू डायमंड है, इस कारण से इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में नीलामी में 437 करोड़ रुपए में से बेचा गया है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद है एनी रॉयल। ये ब्रिटेन की राजकुमारी हैं। 71 वर्षीय राजकुमारी एनी रॉयल नेवी में पहली महिला नेवी चीफ बनने जा रही हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली महिला चीफ बनने जा रही हैं ब्रिटेन में, इस कारण से आपको नाम इनका याद रखना है। ये रॉयल मरीन को लीड करेंगी, तो नाम याद रखना है एनी रॉयल। और ये प्रिंस हैरी को रिप्लेस कर रही हैं, मतलब पहले इस पद पे थे प्रिंस हैरी और अब एनी रॉयल बनेंगी ब्रिटेन की पहली महिला नेवी चीफ। इसके बाद है सिस्टर आंद्रे। तो ये विश्व की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई हैं, फ्रांस की हैं, ये फ्रांसीसी नन हैं। तो ये विश्व की सबसे उम्र दराज व्यक्ति बन गई हैं। पिछले ही हफ्ते मैंने आपको बताया था कि जो सबसे उम्र दराज व्यक्ति थी उनका हाल ही में निधन हो गया था। इनका नाम था केन तनाका। इनका 119 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। और इसके बाद अब ये फ्रांस की सिस्टर आंद्रे, जिनको लुसीले रेंडोन के नाम से भी जाना जाता है, तो ये दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गई हैं। इनकी उम्र अभी 118 साल और 73 दिन की है। इसके बाद है स्केयर क्रोज फेयर। ये एक त्यौहार है, फेस्टिवल है, जो कि इटली में मनाया गया अभी हाल ही में। तो आप इसका याद रख सकते हैं। कई बार एग्ज़ाम में आपको आपने देखा होगा कि जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ज़्यादातर तो स्टेट लेवल के पूछता है, भारत के पूछता है, लेकिन कई बार हुआ है कि इंटरनेशनल लेवल के भी पूछ चुका है कि किस देश में अभी ये त्यौहार मनाया गया है। तो स्केयर क्रोज फेयर ये आप देख सकते हैं। इंडिया में भी आपने देखा होगा कि पक्षियों को डराने के लिए जो खेतों में पुतले बनाए जाते हैं, उसी को स्केयर क्रो कहा जाता है। तो उसी का ये त्यौहार मनाया गया अभी हाल ही में इटली में, स्केयर क्रोज फेयर। इसके बाद हैं माइल्स सिल्वरमैन। ये बर्फ़ पे लगातार 12 घंटे तक इन्होंने स्केटिंग की है और ऐसा करके इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो अमेरिका के स्केटर हैं ये माइल्स सिल्वरमैन। इन्होंने बर्फीली ढलान पर 12 घंटे तक लगातार स्केटिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद है अलंकार मालवी। अलंकार मालवी, तो इनको संयुक्त राष्ट्र ने UN एड्स के कंट्री डायरेक्टर एवं रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे बोत्सवाना में पदस्थ किया है। ये आपको याद रखना है, अलंकार मालवी। फिर है टीना रहीमी। टीना रहीमी ये ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला बॉक्सर बनी हैं
क्योंकि पहली महिला मुस्लिम महिला बॉक्सर बनी है ऑस्ट्रेलिया की, इसलिए नाम इम्पॉर्टेंट है। तो ये 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लेंगी और ये जो हैं ये 57 किलो वर्ग के जो कैटेगरी है किलो वर्ग में उसमें शामिल होंगी 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में। तो आपको इनका नाम याद रखना, नाम इम्पॉर्टेंट है। टीना रहीमी ये ऑस्ट्रेलिया की पहली मुस्लिम महिला बॉक्सर बनी हैं। इसके बाद अमेरिका की न्यूज़ है। यहाँ पे हेल्थ शहर है एक अमेरिका में, वहाँ की मेयर अभी हाल ही में एक बिल्ली बनी है। ठीक है, तो अमेरिका के मिशिगन में हेल्थ शहर है और यहाँ पे एक बिल्ली को मेयर बनाया गया है। तो इस बिल्ली का नाम याद रखना आपको, बिल्ली का नाम है जिंक्स। तो बिल्ली का नाम आपसे पूछ सकता है जिंक्स, और ये एक यूनिक न्यूज़ है। आप समझ ही सकते हैं किसी शहर के अगर मेयर को, अगर एक बिल्ली को मेयर बनाया जाएगा तो कितनी ज़्यादा यूनिक न्यूज़ है। तो ज़्यादा कुछ तो इसमें याद रखना नहीं है, बस आपको हेल्थ शहर याद रखना है और यहाँ की मेयर जो बनी है बिल्ली, इसका नाम जिंक्स। ये 2 चीज़ें याद रख सकते हैं। इसके बाद हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजू जी। तो ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू को सेना का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया है। फिलहाल ये मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर जनरल हैं और अब ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद विनय मोहन क्वात्रा जी का नाम है। पिछले 1-2 वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये भारत के विदेश सचिव बनने वाले थे। तो फाइनली यहाँ पे अपडेट आ गया है। तो वरिष्ठ राजनयिक विनय मोहन क्वात्रा जी भारत के नए विदेश सचिव बन गए हैं। इन्होंने हर्षवर्धन श्रृंगला जी का स्थान लिया है। तो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है अगर अपॉइंटमेंट की बात करें तो विनय मोहन क्वात्रा जी याद रखिएगा, भारत के विदेश सचिव बने हैं नए। इसके बाद है नंद मूलचंदानी, ये खुफिया एजेंसी CIA के पहले CTO बने हैं। तो भारतीय मूल के हैं ये नंद मूलचंदानी। इनको अमेरिका की खुफिया एजेंसी है जिसको CIA कहा जाता है। ठीक है, CIA। तो CIA की ये पहले मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी कि CTO इनको नियुक्त किया गया है। इसके बाद स्पेन की न्यूज़ है। तो अभी जैसे मैंने बताया इटली में स्केरक्रोज फेस्टिवल मनाया गया, इसी तरह स्पेन में अभी हाल ही में एल एम्ब्राडो फेस्टिवल मनाया गया है। एल एम्ब्राडो, ये नाम आपको याद रखना है। इसके बाद स्मृति से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रैमी विजेता गायिका नाओमी का हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, तो नाओमी जूड, इनका अभी हाल ही में 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पे अभिनेता सलीम गौस, इनका भी हाल ही में 70 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। इसके बाद हैं प्रसिद्ध लेखक महेंद्र राजा जैन जी का अभी हाल ही में 10 मार्च को निधन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ और है, स्मृति शेष की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनने काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। पंडित शिव कुमार शर्मा जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, तो ये विश्व विख्यात संतूर वादक थे। इन्होंने संतूर को वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाई थी। तो अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, इनका नाम आप याद रखिएगा। इसके बाद इनके अवार्ड्स की बात करते हैं। तो इनको भारत सरकार द्वारा 1991 में पद्मश्री दिया गया था। वर्ष 2001 में पद्म विभूषण दिया गया था। इसके अलावा 1985 में इन्हें बाल्टीमोर संयुक्त राज्य की मानद नागरिकता प्रदान की गई थी और 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से इनके जो 4 सम्मान हैं इनको ज़रूर याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और इनका नाम याद रखना आपको, पंडित शिव कुमार शर्मा जी। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि ये संगीत के किस विधा से रिलेटेड थे, तो ये संतूर वादक थे, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे आप कुछ करंट अफेयर देखते हैं। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको जो बताया था कि DRDO ने आकाश मिसाइल का जो एक नया वेरिएंट आया है जिसको डेवलप किया गया है स्वदेश में ही, आकाश प्राइम जिसका नाम दिया गया है, ये नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो भारतीय सेना के लिए इस आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम की रेजिमेंट खरीदने का प्रस्ताव दिया गया है। तो DRDO ने कुछ ही समय पहले इसका सफल परीक्षण किया था और इस सफल परीक्षण के बाद ये डिसीजन लिया गया है कि इसकी 2 नई रेजिमेंट खरीदी जाएंगी भारतीय सेना के लिए। ये जो आकाश प्राइम है, ये अभी जो प्रेजेंट में आकाश मिसाइल चल रही है, इसी की तुलना में एक नया अपग्रेडेड वर्जन है जिसका नाम आकाश प्राइम दिया गया है। और इसकी सटीकता को और भी ज़्यादा अपग्रेड करने के लिए, उन्नत बनाने के लिए स्वदेश निर्मित रेडियो फ्रीक्वेंसी इसमें यूज़ किया गया है।
तो इससे होगा क्या कि जो दुश्मन के लड़ाकू विमान हैं और ड्रोन हैं उनको ये 25 से 35 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर सकता है और उनको निशाना बना सकता है। तो इससे भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आपको यहाँ से आकाश मिसाइल याद रखना, आकाश प्राइम इसका नया नाम याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से न्यूज़ है। तो जो IIT सहित इंजीनियरिंग के स्नातक कोर्सों में दाखिलों के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा है JEE मेंस और JEE एडवांस, तो इसको पारदर्शी और बेहतर बनाने के लिए एक नया बोर्ड बनाया गया है जिसका नाम दिया गया है JEE एपेक्स बोर्ड। तो आपको बोर्ड का नाम याद रखना है, JEE एपेक्स बोर्ड ये गठित किया गया है। इसके अलावा इसमें 9 सदस्य होंगे, ये चीज़ याद रखिएगा। और सदस्य होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा पूछता है कि अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया इस बोर्ड का। तो इस बोर्ड के चेयरमैन होंगे IIT मद्रास के पूर्व निदेशक प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति जी। ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। JEE एपेक्स बोर्ड, इसमें 9 सदस्य होंगे और चेयरमैन होंगे प्रोफेसर भास्कर राममूर्ति जी। इसके बाद ताइवान से न्यूज़ है। तो ताइवान ने जीरो कोविड नीति को ख़त्म कर दिया है। तो जो भी वहाँ पे कम लक्षण वाले रोगी हैं उनको अस्पतालों में भर्ती करने के लिए पहले अनिवार्य था कि जो भी कम लक्षण वाले भी रोगी हैं तो उनको अस्पताल में भर्ती किया जाए, तो उसकी अनिवार्यता को ख़त्म कर दिया गया है। और ये जो नई कोविड नीति लाई गई है इसका नाम है न्यू ताइवान मॉडल, ये याद रखना है, ठीक है। जो नई कोविड नीति है ताइवान की, ये न्यू ताइवान मॉडल इसका नाम दिया गया है। इसके अलावा ताइवान की जो सरकार है इन्होंने विदेशी यात्रियों के ताइवान पे आने पे जो क्वारंटाइन की अवधि थी इसको 14 से घटा के 7 दिन तक कर दिया है। अब बात यहाँ पे ताइवान की हो रही है तो कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो ताइवान की जो राजधानी है, कैपिटल है, ये है ताइपेई। करेंसी है इसकी न्यू ताइवान डॉलर। और यहाँ के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं साई इंग वेन। तो ये स्टैटिक पॉइंट्स आपको ताइवान से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद केंद्र सरकार ने डिसीज़न लिया है कि भारत में जो भी जनगणना होती है उसको और भी ज़्यादा अत्याधुनिक बनाने के लिए, साइंटिफिक बनाने के लिए, ताकि जो भी वहाँ पे गलतियाँ होती हैं गिनती के दौरान इन सब चीज़ों को हटाया जा सके। तो ये डिसाइड किया गया कि अगली बार से अब जनगणना होगी, ठीक है। जनगणना अभी तक पेपर पेन में होता था फिजिकली, और अब जनगणना होगी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके डिजिटली। तो ये जो जानकारी है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने दी है। एक्चुअली में हुआ क्या कि हाल ही में गुवाहाटी में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो गुवाहाटी में जो जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है अमित शाह जी के द्वारा, वहीं पे इन्होंने न्यूज़ दी है, ये इन्फॉर्मेशन दी है कि इस बार से अब जनगणना की जाएगी भारत में। तो इस जनगणना के आधार पे आने वाले 25 वर्षों के लिए देश के विकास की योजना बनाई जाएगी। और इस जनगणना में जो भी व्यक्ति जन्म होगी, जिनका जन्म होगा या जिनकी मृत्यु होगी, उनका नाम रजिस्टर में एंट्री किया जाएगा। तो जन्म के बाद व्यक्ति का विवरण जनगणना रजिस्टर में जोड़ा जाएगा और 8 वर्ष की उम्र के बाद उनका नाम मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो उनका नाम है ये जनगणना रजिस्टर से हटा दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए केंद्र सरकार का एक और न्यूज़ है। तो एक वित्तीय वर्ष में बैंक या पोस्ट ऑफिस में 20 लाख रुपए या इससे अधिक राशि नकद जमा करने या निकालने के लिए यहाँ पे पैन या फिर आधार नंबर का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया गया है। तो जो CBDT है यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, इन्होंने एक अधिसूचना जारी की है जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर चालू खाता या कैश क्रेडिट खाता खोलने के लिए आवेदन करने जा रहा है तो उस टाइम पे भी उसे पैन या आधार की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर एक ही वित्तीय वर्ष में 20 लाख रुपए या इससे अधिक धनराशि नगद जमा कराई जाएगी तो वहाँ पे भी पैन और आधार देना पड़ेगा। ये जो नया नियम है ये 26 मई से लागू हो जाएंगे। इसके अलावा CBDT ने आयकर नियम 2022 के तहत यहाँ पे नए नियम जारी किए हैं। और ये ऐसा किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट का मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टैक्स के दायरे में लाया जाए, ठीक है। तो इसी कारण से ये रूल लाए जा रहे हैं। तो जो भी पैन और आधार नंबर होंगे उसको मैंडेटरी कर दिया गया है, अनिवार्य कर दिया गया है। तो इससे होगा क्या कि जो भी लोग 20 लाख या इससे अधिक रुपए का नगद लेन देन करेंगे तो उनको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है, उनका आसानी से पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिनलैंड की न्यूज़ है। तो यूक्रेन और रसिया के बीच में युद्ध चल रहा, आप सभी को पता है। तो इसी युद्ध के दौरान यहाँ पे फिनलैंड ने डिसाइड किया है कि ये नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होंगे। इन्होंने घोषणा कर दी है फिनलैंड ने कि अब नाटो में शामिल होने वाला है। तो फिनलैंड की प्रधानमंत्री सना मरीन और राष्ट्रपति सॉली निनित्सो
इन्होंने कहा है कि फ़िनलैंड जल्दी ही नाटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने वाला है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, एक तो आपसे ये शामिल हो जाता है तो अब यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि नाटो में अभी हाल ही में कौन सा देश जुड़ा है, तो फ़िनलैंड। अब फ़िनलैंड जुड़ा है तो इससे स्टैटिक भी पूछ सकता है। फ़िनलैंड के प्रधानमंत्री हैं सना मरीन, राष्ट्रपति हैं सॉली निनित्सो, यहाँ की राजधानी है हेलसिंकी, और करेंसी की बात करते हैं तो ये है यूरो। फिर यहाँ पे फ़िलीपींस की बात करते हैं तो फ़िलीपींस के दिवंगत नेता फर्डिनेंड मार्कोस, इनके बेटे हैं जिनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ये फ़िलीपींस के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो फ़िलीपींस के बारे में कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। यहाँ की राजधानी है मनीला, प्रेसिडेंट पहले थे रोड्रिगो डुटर्टे, और अब हाल ही में नए राष्ट्रपति बन गए हैं फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो ये नाम इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं फ़िलीपींस की, तो ये है फ़िलीपीन पैसो। इसके बाद एक महत्वपूर्ण दिवस है, यानी कि इम्पॉर्टेंट डे है, जो कि 17 मई को मनाया जाता है। इस दिन का नाम है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। तो याद रखिएगा ये दिन हर साल 17 मई को मनाया जाता है पूरे विश्व भर में, और हर साल इसके लिए अलग अलग थीम चुनी जाती है। और थीम आप सभी को पता है कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार एग्ज़ाम में थीम डायरेक्ट पूछ लेता है। तो 2022 की जो थीम रखी गई है वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के लिए, थीम है डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग। फिर से सुन लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ फॉर ओल्डर पर्सन्स एंड हेल्दी एजिंग, ये थीम आपको याद रखनी है। तो ये दिवस मनाया क्यों जाता है, इसको मनाने का मेन एम ये है कि जो भी टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी है, इसके महत्व पर ध्यान दिया जाए। जो भी दूर दराज के इलाके में लोग रह रहे हैं उन तक संचार, सूचना और शिक्षा को उपलब्ध कराया जाए। साथ ही जो भी अलग अलग सामाजिक और आर्थिक मुद्दे चल रहे हैं उनको भी उठाया जाए। अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। 1865 में अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन अस्तित्व में आया था। तो उसी की याद में पहली बार 17 मई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। 17 मई 1969 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस कारण से 17 मई को ये दिन मनाया जाता है। तो देखिए 2005 में एक वर्ल्ड समिट हुई थी जहाँ पे संयुक्त राष्ट्र ने 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस मनाने की बात कही थी। ध्यान से देखिएगा नाम कैसे चेंज होंगे इसके, ठीक है। तो 17 मई 2005 में ये डिसाइड किया गया था संयुक्त राष्ट्र के द्वारा विश्व दूरसंचार दिवस मनाने के लिए। इसके बाद 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प लिया कि विश्व सूचना सोसाइटी दिवस 17 मई को मनाया जाएगा। ठीक इसी साल यानी कि 2006 के अंत में ITU प्लेनिपोटेंशियरी सम्मेलन हुआ था तुर्की में। तो यहाँ पे ये डिसाइड किया गया कि इस आयोजन को अब विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो देखिए पहले विश्व दूरसंचार दिवस डिसाइड किया गया, इसके बाद विश्व सूचना सोसाइटी दिवस, और लास्ट में विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी दिवस। तो ये आपको ईयर यहाँ से याद रखने हैं, थीम याद रखनी है, और 17 मई को ये दिन मनाया जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में लॉन्च किया गया अभी हाल ही में लाडली लक्ष्मी योजना का नया एक पार्ट 2.0 जिसे कहा जा रहा है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। दूसरा चरण है ये लाडली लक्ष्मी योजना का। तो 2007 में ये लाडली लक्ष्मी योजना लाई गई थी मध्य प्रदेश में, ताकि जो मध्य प्रदेश की बालिकाएं हैं इनको उच्च शिक्षा दी जा सके, इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इसी कारण से 2007 में शुरू किया गया था लाडली लक्ष्मी योजना, और अभी इसका दूसरा चरण शुरू किया गया है हाल ही में मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा, जिसका नाम दिया गया है लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। तो इसमें आर्थिक और शैक्षिक स्थिति बढ़ाने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। तो जो भी 12वीं पास करके कॉलेज में प्रवेश लेने वाली लाडली लक्ष्मी बालिकाएं हैं मध्य प्रदेश की, इनको 25,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। 25,000 रुपये 2 किस्तों में दिए जाएंगे। इसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि अब से हर साल 2 मई से 12 मई तक लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा मध्य प्रदेश में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। एक तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, दूसरा किस्त के बारे में बात करते हैं 25,000 रुपये, तीसरा 2 मई से 12 मई डेट याद रखना है। 2 मई से 12 मई हर साल लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। इसके अलावा एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। ऐप का नाम है लाडली ई संवाद ऐप। ऐप का नाम है लाडली ई संवाद ऐप। तो इस ऐप के थ्रू जो भी
बेटियां हैं, बालिकाएं हैं जो इस स्कीम के अंडर में बेनिफिशियरी हैं, तो ये मुख्यमंत्री जी से सीधे बात कर सकती हैं अगर उनको कुछ ज़रूरत पड़ती है। तो ऐप का नाम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लाडली ई संवाद ऐप। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे खेल चर्चा पे। तो सबसे पहले यहाँ पे है मैड्रिड ओपन। मैड्रिड ओपन क्या है? ये है टेनिस का टूर्नामेंट, अभी हाल ही में ये संपन्न हुआ इस साल का। तो अगर बात करते हैं पुरुषों के एकल वर्ग में, तो यहाँ पे जीते हैं कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने यहाँ पे मैड्रिड ओपन जीता है इस साल का पुरुषों के एकल वर्ग में। इन्होंने फाइनल में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। अब देखिए, जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी हैं, स्पेन के खिलाड़ी हैं जो इन्होंने फाइनल में हराया अलेक्जेंडर ज्वेरेव को, और अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं जर्मनी के। ठीक है, इसके बाद महिलाओं में बात करते हैं तो महिलाओं के एकल वर्ग में जीती हैं ओनस जबेउर। ओनस जबेउर इन्होंने फाइनल में हराया है जेसिका पेगुला को। तो ये जो विजेता बनी है ओनस जबेउर, ये हैं तुनिशिया के लिए खेलती हैं टेनिस, और जेसिका पेगुला ये खेलती हैं अमेरिका के लिए टेनिस। तो आपको खिलाड़ी के नाम, इन्होंने फाइनल में किसे हराया उनका नाम, और ये जो खिलाड़ी हैं ये किस देश के लिए खेलते हैं, ये सब कुछ याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं इस टूर्नामेंट से। तो सबसे पहले जो कार्लोस अल्कराज हैं ये 2 ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीतने वाले दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी हैं, दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो पहले कौन है? तो पहले हैं राफेल नडाल। इन्होंने वर्ष 2005 में 18 वर्ष की आयु में मोंटे कार्लोस मास्टर्स और रोम मास्टर्स जीत के विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और अब कार्लोस अल्कराज इन्होंने 19 वर्ष की आयु में 2 ATP मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट जीता है, और ये दुनिया के दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए हैं। तो 19 वर्ष की आयु में अल्कराज ने मियामी ओपन मास्टर्स, मैड्रिड ओपन मास्टर्स जीता है, और इसी साल इन्होंने रियो ओपन भी जीता था और बार्सिलोना ओपन भी जीता था। तो ये सारे टूर्नामेंट्स आप याद रखिएगा, इनके विनर भी आपको याद रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है घुमा के। आगे देखते हैं, यहाँ पे फार्मूला 1 की बात करते हैं, यानी कि F1। तो हाल ही में इस साल की अगली रेस हुई जो कि थी मियामी ग्रैंड प्रिक्स। मियामी ग्रैंड प्रिक्स ये फार्मूला 1 की रेस हुई थी अभी हाल ही में। तो इसे जीते हैं मैक्स वर्स्टैपेन। ये हैं मैक्स वर्स्टैपेन, ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं, ये याद रखिएगा, ये रेडबुल के लिए रेसिंग करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन, और ये नीदरलैंड से हैं। तो नीदरलैंड के मैक्स वर्स्टैपेन ने जीती है इस साल की F1 की मियामी ग्रैंड प्रिक्स। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेस की बात करते हैं। तो भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश, इन्होंने स्पेन में आयोजित चेसबल सनवे ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है। ठीक है, तो ये इनकी लगातार खिताबी जीत है, तीसरी। इसके पहले इन्होंने ला रोडा भी जीता था और मेनोरका ओपन भी जीता था, और अभी ये तीसरा टूर्नामेंट जीता है जिसका नाम है चेसबल सनवे ओपन शतरंज टूर्नामेंट। हुआ कहाँ पे था ये भी याद रखिएगा। तो ये हुआ था स्पेन में, और जीते हैं भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। आगे यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। तो सबसे पहले देखिए, भारत के युवा तीरंदाजों ने एशिया कप का जो चरण 2 है, एशिया कप का चरण 2 में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे 14 पदक जीते हैं। 14 पदक में देखिए 8 स्वर्ण है यानी गोल्ड मेडल हैं, 4 सिल्वर यानी कि रजत पदक हैं, और 2 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो 8 गोल्ड, 4 रजत और 2 ब्रॉन्ज, टोटल यहाँ पे 14 मेडल्स भारत के युवा तीरंदाजों ने जीते हैं। और इन्हीं के शानदार प्रदर्शन के चलते भारत जो है यहाँ पे मेडल टेबल पे यानी कि पदक तालिका में सबसे ऊपर रहा है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि एशिया कप का जो चरण 2 था, इसमें सबसे ऊपर कौन सा देश रहा है पदक तालिका में? तो भारत रहा है सबसे ऊपर। दूसरी चीज़, यहाँ पे 8 गोल्ड मेडल जीते गए हैं और टोटल यहाँ पे 14 मेडल जीते गए हैं। इसके बाद भारत की अनुभवी चक्का फेंक खिलाड़ी हैं कमलप्रीत कौर। हाल ही में इनको बैन कर दिया गया है। कमलप्रीत कौर को एथलेटिक्स की वैश्विक जो संस्था है, जिसको इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन कहा जाता है, तो इसी संस्था की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी यूनिट ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है क्योंकि ये डोप टेस्ट में फेल हो गई थी। तो याद रखिएगा नाम कमलप्रीत कौर। इसके बाद देखिए, एशिया कप T20 की बात करते हैं। जो क्रिकेट का टूर्नामेंट है ये अगस्त सितंबर में श्रीलंका में होने वाला था, और आप सभी को पता है श्रीलंका में अभी क्या स्थिति है, कितनी ज़्यादा ख़राब स्थिति वहाँ पे। तो इस कारण से ये न्यूज़ आ रही है कि जो टूर्नामेंट है ये श्रीलंका से भारत में शिफ्ट किया जाएगा और भारत इस टूर्नामेंट की मेज़बानी कर सकता है। BCCI ने इस टूर्नामेंट की तैयारी पूरी तरह से शुरू कर दी है। तो जैसे ही इस बारे में कोई भी अपडेट आता है, कोई फिक्सचर आता है, तो हम आगे के वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए बस आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि जो टूर्नामेंट है ये श्रीलंका में होने वाला था,
और वहाँ की स्थिति को देखते हुए इस टूर्नामेंट को भारत में शिफ्ट किया जा सकता है। इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य बैडमिंटन अकादमी की दिव्यांग खिलाड़ी हैं गौरांशी शर्मा। इन्होंने ब्राज़ील में चल रहे डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एमपी के एग्ज़ाम्स की बात करते हैं तो उसमें आप पूछ सकता है। तो बैडमिंटन खेलती हैं ये दिव्यांग खिलाड़ी हैं गौरांशी शर्मा। इन्होंने डेफ ओलंपिक के टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। और जो डेफ ओलंपिक है ये चल कहाँ रहा है, ये ब्राज़ील में चल रहा है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं, एक फ़ुटबॉल क्लब है जिसे चेल्सी आपने सुना होगा। तो जो फुटबॉल क्लब है चेल्सी, ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट टीम बन गई है। दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट टीम बनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अमेरिका की बेसबॉल टीम लॉस एंजलिस डोजर्स के सह मालिक हैं टॉड बोहली। टॉड बोहली ने $5.2 मिलियन यानी कि लगभग 40,300 करोड़ रुपए में चेल्सी फुटबॉल क्लब को ख़रीदा है और ये दुनिया की सबसे महंगी स्पोर्ट्स टीम बन गई है। इनके ऑनर का भी नाम याद रखिएगा, टॉड बोहली। इसके बाद बात करते हैं 2022 के जो एशियाई खेल हैं ये चाइना में होने वाले थे और ऐसा न्यूज़ में दिखाया जा रहा है। आप लोग को भी आइडिया लग ही गया होगा कि चाइना में कोविड जो है दोबारा से फैल रहा है, कोरोना महामारी वापस से फैल रही है। तो इस कारण से 2022 के जो एशियाई खेल थे जो कि चीन में होने वाले थे, इनको अनिश्चित काल तक के लिए स्थगित कर दिया गया अभी। तो जो एशियाई खेल थे इनका आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में होने वाला था, लेकिन कोविड के इम्पैक्ट को देखते हुए इनको पोस्टपोन कर दिया गया है। इसके बाद थोड़ा सामायिकी देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए रसिया और यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, तो इसके बाद जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने घोषणा की है। तो इन्होंने यूक्रेन पे जो व्यापार शुल्क लगता था तो 1 साल के लिए इस व्यापार शुल्क को हटा दिया गया है। इसके अलावा इन्होंने $50 मिलियन अमेरिकी की सैन्य सहायता की भी घोषणा की है। तो कनाडा की तरफ से ये हेल्प है यूक्रेन के लिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ये घोषणा की है। इसके बाद श्रीलंका की न्यूज़ है। तो यहाँ पे देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। ये हैं रानिल विक्रमसिंघे और ये श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो श्रीलंका से अब ये न्यूज़ बनी है, यहाँ पे क्वेश्चन बना है, तो कुछ स्टैटिक देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री तो बन गए हैं रानिल विक्रमसिंघे। यहाँ की जो राजधानी है, कैपिटल है, ये है श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षा। और यहाँ की करेंसी की बात करते हैं तो करेंसी है श्रीलंकन रुपी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको श्रीलंका से रिलेटेड याद रखने हैं। इसके बाद 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार की बात करते हैं। तो जो 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार है, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है ये है सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता। तो इसमें दिया गया है वॉशिंगटन पोस्ट को 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार। सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता में वॉशिंगटन पोस्ट ने जीता है 2022 का पुलित्ज़र पुरस्कार। ठीक है, तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 1917 में। 1917 में इसकी शुरुआत हुई थी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद ये जो पुरस्कार है ये जोसेफ पुलित्ज़र की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। यानी कि कई बार क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि ये जो अवार्ड हैं किसके नाम पे दिए जाते हैं। तो जो पुलित्ज़र पुरस्कार है ये जोसेफ पुलित्ज़र की वसीयत के अनुसार यानी कि उनके नाम पे दिया जाता है। ये जो पुरस्कार है ये 21 कैटेगरी में दिया जाता है और इस पुरस्कार को जीतने वाले को $15,000 अमेरिकी कैश दिया जाता है। इसके अलावा जो पुलित्ज़र पुरस्कार की पब्लिक सर्विस कैटेगरी है यानी कि सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता का जो कैटेगरी है, इसके विजेता को गोल्ड मेडल से नवाजा जाता है, जो कि इस साल जीता है वॉशिंगटन पोस्ट ने सार्वजनिक सेवा पत्रकारिता में। तो आज के अंक में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही अगला अंक प्रकाशित हो और उसकी वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप ऑनलाइन स्टडी अकेडमी को टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर, डेली वोकैब, जीके, अलग अलग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स की पीडीएफ, जो भी आपकी जॉब निकलती हैं, रोजगार समाचार है, एम्प्लॉयमेंट है, उससे रिलेटेड आपको न्यूज़पेपर और इन्फॉर्मेशन सब कुछ एक ही प्लेस पे अवेलेबल हो जाता है। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले अंक के प्रकाशन के बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।